गुड मॉर्निंग। आज अपन 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर 2 लेसन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, एक आपके केंचुए वाला और एक टिड्डा। ये 2 चैप्टर मैं आपसे आशा करता हूँ कि भाई आपको ये समझ में आ गए होंगे। और इनका जो आपको PDF वर्क दिया जाता है कंप्लीट कीजिए और बार बार क्लास को देख लीजिए या नोट्स पढ़िए ताकि चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मधुमक्खी। चैप्टर नंबर आपके ये जो है 12 नंबर चैप्टर है एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर, मधुमक्खी पालन एवं कृषि में महत्व। कि जो मधुमक्खी है उसका पालन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका कृषि में क्या महत्व है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मधुमक्खी, अपन सभी मधुमक्खी से अच्छे से परिचित हैं, ठीक है। और कुछ जगह आपने देखा होगा मधुमक्खी पालन भी किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो किसी भी चीज़ का पालन करने से पहले अपन को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई व्यवहार कैसा होता है, इसमें क्या इनको भोजन दिया जाता है, किस प्रकार के मौसम में वृद्धि करते हैं, कौन सा मौसम इनका अनुकूल होता है, इन सभी की अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मधुमक्खी जो पालन है कृषि में, तो देखो सबसे पहले मधुमक्खी के एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि मधुमक्खी कैसा कीट है, एक सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट, देखो सामाजिक कीट का मतलब क्या होता है, ऐसा कीट जो समाज में रहना पसंद करे। जैसे अपन सामाजिक जीव हैं, समाज में रहते हैं, अपन ये सोचते हैं भाई कुछ भी काम करते हैं उससे पहले वो सोचते हैं समाज क्या सोचेगा, अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो अब इनमें ऐसा क्या है, इनमें ऐसा कुछ, इनमें क्या सामाजिक, मतलब कीटों की बात करें तो इसका मतलब होता है सामाजिक कीट कहने का मतलब होता है कि इनमें कार्यों का बंटवारा होता है कि ये समूह में रहेंगे और इनका सभी का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये जो मधुमक्खी है इसके मुख्य क्या है, जो सामाजिक कीट, इसका मुख्य कि जो आपके 3 भाग होते हैं। ये 3 प्रकार के जीव है, 3 अलग अलग नाम दे रखा है। जैसे एक आती है रानी मक्खी, ठीक है। एक इनको 3 भागों में बांट रखा है, रानी, एक होता है आपके नर, एक होते हैं आपके श्रमिक। इनकी संख्या एक, जैसे रानी मधुमक्खी जो होती है वो एक छत्ते के अंदर एक पाई जाती है। नर जो है ये आपके, इनकी संख्या अभी आपके 100 हो सकती है और श्रमिक जो होते हैं इनकी संख्या 100 से भी अधिक हो सकती है, कई 100, मतलब 100 नहीं कई 100। वो तो आप मधुमक्खी के छत्ते के अकॉर्डिंग, छत्ता कितना बड़ा है छोटा है उसके अकॉर्डिंग होता है। और यदि अपन एक छत्ते की बात करें तो एक छत्ते के अंदर कम से कम जिनकी संख्या है तीनों की, ठीक है, कि रानी मधुमक्खी है, नर जो है या श्रमिक है, ये 20,000 से आपके 50,000 तक हो सकती है। ये संख्या कितनी हो सकती है, 20,000 से 50,000 तक हो सकती है। तो पहली बात सामाजिक कीट क्यों कहते हैं कि इनमें कार्यों का बंटवारा पाया जाता है। दूसरी चीज़ कि इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं कार्य, कौन, जैसे रानी मक्खी होती है, नर होते हैं, श्रमिक होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है कि भाई एक छत्ते की बात करें तो 20,000 से 50,000 तक आसपास इनकी संख्या पाई जाती है, ठीक है। अब मधुमक्खी की अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती है, किसका अपन पालन कर सकते हैं और इनकी बात करेंगे। तो मधुमक्खी की जो मुख्य रूप से आपके प्रजातियाँ पाई जाती है उनकी बात करते हैं अपन, किस किस का पालन कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं सारंग मधुमक्खी। ये नाम आपको याद रखने हैं। एक आपके सारंग मधुमक्खी हो गई, एक आपके छोटी मधुमक्खी, एक डंपर मधुमक्खी, एक आपके भंवर मधुमक्खी, एक होती है यूरोपियन मधुमक्खी। ये 5 मधुमक्खियाँ जो है प्रजाति पाई जाती है मुख्य रूप से। इनमें से अपन किस किस का पालन कर सकते हैं। देखो सारंग मधुमक्खी जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो है आपके है एपिस डोरसाटा, ठीक है। छोटी मधुमक्खी जो है इसे बोला जाता है एपिस फ्लोरा, और डंपर जो है, और भंवर मधुमक्खी, देखो भंवर मधुमक्खी जो है इसको बोला जाता है एपिस आपके इंडिका, और जो यूरोपियन है इसे बोला जाता है एपिस मेलिफेरा। देखो आपके कुछ नाम तो सुना होगा, जैसे एपिस इंडिका सुना हुआ है, एपिस मेलिफेरा सुना हुआ है, ये 2 तो नाम सुने हुए, लेकिन 3 जो नाम है ये आपके क्या है, नए नाम हो सकते हैं। तो इसलिए आप इनका ध्यान रखेंगे। और ये जो आपके डंपर मधुमक्खी जो है इसका क्या नाम रहेगा, वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिपोना,
इसका क्या नाम रहेगा? एपिस मेलिपोना। ठीक है, ये आपके 5 मधुमक्खियाँ हैं, पांचों के वैज्ञानिक नाम है, जरूर याद रखना है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देता था कि भाई कौन सी मधुमक्खी है जिसका अपन पालन कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मधुमक्खी की प्रजाति है जिनका पालन नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले जैसे अपन इसकी बात करते हैं कि सारंग मधुमक्खी जो है यह बहुत ही आकार में, थोड़ी इनका आकार भी बड़ा होता है। ठीक है, और इनका छत्ता जो होता है वो कम से कम 1.5 मीटर से 2 मीटर बड़ा होता है, मतलब 1-1.5 मीटर कम से कम, इससे ज़्यादा। इतने बड़े बड़े छत्ते होते हैं, आकार भी बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होती है। आप मान लीजिए बैठी है, अपन गलती से इनको टच हो गया तो ये फिर अपन को क्या अपने ऊपर आक्रमण कर देती है, बहुत ही आक्रामक स्वभाव की होती है। और इनसे कम से कम एक छत्ते से 50 किलो से 80 किलो शहद प्राप्त हो सकता है। किससे? सारंग मधुमक्खी से 50 से 80 kg। ठीक है, तो इस मधुमक्खी का पालन अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत ही गुस्सेल स्वभाव की होती है। ठीक है, लेकिन फ़ायदा तो है, लेकिन 50 किलो से 80 किलो जो है शहद प्राप्त होता है, लेकिन इनका पालन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत गुस्सेल स्वभाव की होती है, बहुत आक्रामक स्वभाव की होती है। ठीक है, तो इनको पालना मुश्किल है। दूसरा है, आपकी बात करते हैं फिर भंवर मधुमक्खी जो है। ठीक है, देखो अपन पहली बात करते हैं किस किस का पालन अपन कर सकते हैं। तो ये जो 2 नाम नीचे लिखे हुए हैं, भंवर मधुमक्खी और यूरोपियन मधुमक्खी का अपन क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन में उपयोग करते हैं इन 2 प्रजातियों को। ठीक है, सारंग का मैंने बता दिया। और छोटी और डंपर का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? देखिए कि जो छोटी मधुमक्खी जो होती है, इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? छत्ते बहुत ही छोटे बनाती है। ठीक है, और मुश्किल से इनके छत्ते से आप जैसे 250 ग्राम से 500 ग्राम तक एक छत्ते से शहद प्राप्त होता है, जो आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, फायदे वाली चीज़ नहीं। फिर आपके जैसे डंपर मधुमक्खी की बात करें कि डंपर मधुमक्खी जो है, इनसे जो है ये सबसे छोटी मधुमक्खी है। ठीक है, और छोटी से भी क्या होती है? छोटी मधुमक्खी में क्या? छत्ता छोटा होता है। डंपर मधुमक्खी में क्या है कि जो डंपर मधुमक्खी जो होती है ये सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। ये क्या करती है? खट्टा शहद का निर्माण करती है, कि जो शहद होता है खट्टा प्रकार का, उसका निर्माण करती है। और खट्टा जो शहद है वैसे बहुत उपयोगी है। किस में काम आता है? औषधियों में सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के जो जड़ी बूटियाँ होती है वहाँ से ये शहद को इकट्ठा करती है, तो बहुत ही कम मात्रा में शहद बनता है, तो ये भी अपने लिए आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है। दूसरी चीज़ रही है भंवर मधुमक्खी यूरोपियन। भंवर मधुमक्खी जो है, इनसे क्या होता है, कम से कम अपन ये आकार में ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है, गुस्सेल भी कम होती है, इनका आसानी से पालन पोषण किया जा सकता है। और इनके एक छत्ते से कम अपन को 15 से 20 किलो शहद प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है भंवर मधुमक्खी का, एपिस इंडिका का। ठीक है, अपन सामान्य जैसे आप पढ़ते हैं, आगे आपके चैप्टर भी होंगे। ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो अपन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं उसमें एपिस इंडिका ही पढ़ते जाते हैं। और दूसरी है यूरोपियन मधुमक्खी, ये विदेशी किस्म है मधुमक्खी की, इसका भी क्या किया जाता है? पालन किया जाता है, एपिस मेलिफेरा। तो अपन अपने सिलेबस में कृत्रिम रूप से पालन पढ़ रहे हैं, मधुमक्खी पालन प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से होता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से पालन प्राकृतिक तो नेचुरली जहाँ पे भी है, इनको मौसम अनुकूल लगता है, जहाँ जगह दिखती है वहाँ पे छत्ते बनाती है, कृत्रिम रूप से अपन तैयार करते हैं। वो विधि भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, मधुमक्खी का कृत्रिम पालन कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या है, इन 2 प्रजातियों का पाला जाता है। और एक सारंग मधुमक्खी के बारे में ये भी कहा जाता है, ये क्या होती है? देशांतर स्वभाव होती है, माइग्रेशन को दर्शाती है कि समय समय पर क्या होता है, छत्ता खाली करके कहीं और चले जाएंगे, अनुकूल मौसमों का वहाँ चले जाएंगे, भोजन की तलाश में चले जाते हैं। तो इसलिए ये सभी प्रकार की उपयोगी नहीं। मैंने आपको, आपकी किताब में इतना डिटेल नहीं है तो भी मैंने आपको बता दिया नॉलेज के लिए। तो 2 मधुमक्खी का आप याद रखेंगे, भंवर मधुमक्खी और यूरोपियन मधुमक्खी। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि भाई अपने पढ़ा मधुमक्खी क्या है? सामाजिक कीट है। तो मधुमक्खी सामाजिक कीट है। तो मैंने आपको बताया सामाजिक कीट का मतलब क्या होता है जंतुओं में कि इनमें कार्यों का बंटवारा पाया जाता है। जैसे रानी मधुमक्खी है, ठीक है, क्वीन है, वो अपना उसका कार्य वो करेगी। फिर जैसे आपके नर मधुमक्खी जो है ड्रोन बोला जाता है, ये कार्य अपना खुद, इनका कार्य अलग होता है। और श्रमिक जो है वर्कर है, उनका कार्य क्या होता है? अलग होता है। तो तीनों का कार्य अलग अलग होता है। तो अपन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन किससे शुरुआत करेंगे? आपके रानी मधुमक्खी से, फिर नर के बारे में, लास्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे? श्रमिक के बारे में। अभी तक जो पढ़ा उसमें इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखेंगे, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए आगे, अब देखिए अपन पढ़ते हैं रानी मधुमक्खी, या इसे क्या कहा जाता है? क्वीन कहा जाता है। वैसे आपने सुना हुआ भी है थोड़ा बहुत तो कि जो रानी मधुमक्खी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है कि रानी मधुमक्खी जो होगी एक छत्ते के अंदर कितनी रहेगी? ये एक ही पाई जाती है।
ठीक है। कि रानी मधुमक्खी जो रहेगी एक छत्ते में एक ही पाई जाती है। फिर इसकी जीवन काल की बात करें कि ये कितने वर्ष तक या कितना इसका जीवन काल होता है, तो जीवन काल जो इसका होता है वो आपको होता है 2 वर्ष से 5 वर्ष। कि वे तीनों में सबसे ज़्यादा जीवन काल इसी का होता है, या तो 2 वर्ष से 5 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष तक जीती है। अब रानी मधुमक्खी कैसे बनती है उसकी बात करें। देखो रानी मधुमक्खी जो है छत्ते में एक पाई जाती है, इसका निर्माण कैसे होता है उसकी बात करते हैं। कि रानी मधुमक्खी जो होती है, रानी पुत्री अवस्था में जब होती है, ठीक है, उस समय क्या किया जाता है, जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों की सहायता से इसको क्या खिलाई जाती है, रॉयल जेली खिलाई जाती है। रॉयल जेली क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पौष्टिक पदार्थ है। इसे इसकी तुलना ऐसे की गई कि पृथ्वी पर आपके क्या है, सहजीवनी है, ठीक है, जीवन का मुख्य आधार है और इसमें बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो श्रमिकों के द्वारा क्या किया जाता है, जो रानी मधुमक्खी होती है, जब ये क्या होती है, रानी पुत्री होती है, पुत्री रानी अवस्था में होती है, जब मतलब छोटी होती है, ठीक है, उस समय इसका जन्म होता है तब। तो ये क्या करती है, जब देखो मधुमक्खी एक कीट है, तो इनमें भी क्या होगा, पहले आपके अंडा अवस्था, फिर क्या होता है लार्वा अवस्था, फिर प्यूपा अवस्था, ऐसे फिर वयस्क में बदलेगी। तो ये क्या होती है, जब ये अंडे से बाहर निकलती है तो अंडे और लार्वा अवस्था के बीच में इसको क्या लाई जाती है, रॉयल जेली खिलाई जाती है। और जब रॉयल जेली खिलाने की वजह से किस में बदल जाती है, आपके रानी मधुमक्खी में बदल जाती है, ठीक है। और रानी मधुमक्खी का निर्माण क्या होता है, निषेचित अंडों से होता है, निषेच आपके लैंगिक जनन के द्वारा होता है। उसके बाद में बात करें कि रानी मधुमक्खी जो होती है, इनके पंखों की बात, तो इनमें क्या होता है, मोम ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे अपन मधुमक्खी की बात करते हैं, आपको पता है मधुमक्खी जो है खुद एक क्या होती है, छत्ते में रहती है, और उनका छत्ता किसका बना होता है, मोम का बना होता है, कि मोम का छत्ता बनाती है, उसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है। तो इन रानी मधुमक्खी के अंदर ना तो आपके क्या पाया जाता, मोम पाया जाता, मोम ग्रंथियाँ भी नहीं होती इनके अंदर, ठीक है, और ना इसमें डंक विकसित होते हैं, पाए जाते हैं, ऐसे नहीं पाए जाते, डंक विकसित नहीं होते हैं। और पंख भी क्या पाए जाते हैं, छोटे होते हैं, पंख भी क्या होते हैं, इनमें छोटे पाए जाते हैं। बाकी एक जैसे इनमें क्या होता है, एक पदार्थ का स्त्रवण होता है इनके शरीर से, उस पदार्थ की गंध की वजह से ये पूरे छत्ते पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। यदि पूछा जाए रानी मधुमक्खी जो है किसके द्वारा पूरे छत्ते को कंट्रोल करती है, क्योंकि रानी मधुमक्खी की ही सभी को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो इसमें क्या होती है, गंध स्रावित की जाती है इसके शरीर से, ठीक है, इसकी ग्रंथियों से, जैसे पूरे क्या करती है, छत्ते को कंट्रोल करती है। अब रानी मधुमक्खी कैसे बनती है, मैंने भी आपको बताया था कि जब ये क्या होती है, अंडा अवस्था से लार्वा अवस्था में आती है, तब श्रमिकों के द्वारा इसको क्या खिलाई जाती है। जब क्या होती है, रानी पुत्री अवस्था में होती है, तो इसे क्या खिलाया जाता है, रॉयल जेली खिलाई जाती है, जिसकी वजह से किस में बदल जाती है, रानी मधुमक्खी में बदल जाती है। और रानी मधुमक्खी एक छत्ते के अंदर, जैसा भी पढ़ा, एक छत्ते के अंदर कम से कम 20,000 से 50,000 आपके मधुमक्खी होती है, उसमें से एक ही क्या होती है, रानी मधुमक्खी होती है। जीवन काल 2 वर्ष से 5 वर्ष। उसके बाद किन में क्या नहीं पाई जाती, मोम ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, मोम का निर्माण नहीं करती है, डंक विकसित नहीं होते हैं, पंख छोटे होते हैं। अब ये क्या होती है, उड़ने का कार्य कुछ नहीं करती है, ठीक है, कि रानी मधुमक्खी अपने छत्ते से कभी भी बाहर नहीं जाती है, सिर्फ एक बार जाती है। अभी उसकी बात करेंगे कब वो जाती है। दूसरी चीज़, किस डंक का उपयोग क्या है, कि जैसे मान लीजिए अब रानी मधुमक्खी होती है, इसके द्वारा क्या होता है, बहुत सी रानी पुत्री जो है पैदा होती है, कि जो है पुत्री रानी जो है मधुमक्खियाँ पैदा होती बहुत सारी। अब इसमें से जो क्या करेगी, रॉयल जेली खाएगी, वो सबसे पहले बड़ी होगी। बाकी क्या करेगी, सबको जो भी इसकी पुत्री रानी मधुमक्खियाँ हैं उनको क्या कर देगी, अपने डंक के द्वारा मार के नीचे गिरा देती है। कहने का मतलब जो रॉयल जेली खा के वो सबसे पहले मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, वो क्या करती है, बाकी सभी को नष्ट कर देती है। और इस प्रकार से फाइनली क्या होती है, एक ही छत्ते के अंदर एक ही आपके रानी मधुमक्खी पाई जाती है। अब इनमें कि रानी मधुमक्खी जो होती है, जब ये रानी पुत्री रानी अवस्था में या रानी पुत्री अवस्था में जब होती है, तब ये क्या करती है, एक और बहुत ऊंची उड़ान भरती है। और उस ऊंची उड़ान के पीछे क्या होता है, नर भी उस ऊंची उड़ान के ऊंची उड़ान भरते हैं। वो ऊंची उड़ान क्यों भरी जाती है, इनमें लैंगिक जनन के लिए, कि जनन क्रिया के लिए क्या होता है, इनमें ये ऊंची उड़ान भरती बहुत ऊंचाई पे जाती है। तो नर भी क्या करते हैं, इनके पीछे पीछे जाते हैं। कुछ नर तो उड़ नहीं पाते, गिर जाते हैं, कुछ आपस में झगड़ा करके गिर जाते हैं। जो योग्य नर होता है वो क्या करता है, इस पुत्री रानी मधुमक्खी से क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। और एक बार में ही क्या करती है, पूरे शुक्राणु जो हैं वो शुक्र धानी में क्या कर लेती है, इकट्ठे कर लेती है। मतलब इनमें क्या होगा, जनन एक बार ही होगा, कि जितने भी शुक्राणु हैं उसके पूरे क्या करेगी, शुक्र धानी में इकट्ठे कर लेगी। और नर जो है एक बार जनन करने के बाद क्या हो जाता है, मर जाता है। एक बार जनन क्रिया होगी, उसके पूरे जो शुक्राणु निकल जाते हैं और जननांग नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो वहीं से गिर के मर जाता है। तो नर क्या है, एक बार जनन क्रिया करने के बाद मर जाएगा। और मादा क्या करे, जो आपके पुत्री रानी है वो क्या करेगी, पूरे जो शुक्राणु को शुक्रदानी में इकट्ठा कर लेगी। अब इसका फ़ायदा क्या है,
कि जब इसकी इच्छा होगी तब ये क्या करेगी, अंडों का निर्माण करेगी। ठीक है, जब चाहेगी तब अंडों का निर्माण कर सकती है, क्योंकि इसमें शुक्रधानी में से शुक्राणु इकट्ठे कर लिए और अंडाणु इनमें बनता ही है। तो इस प्रकार से ये क्या करती है, जब इसकी इच्छा होगी तब ये क्या कर सकती है, अंडाणु या अंडे बना सकती है। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये अंडे देती रहती है और क्या करती रहती है, पूरे छत्ते पे नियंत्रित करती रहती है। अब इनका ये ना तो छत्ते से बाहर जाती है ना कोई बात, और भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेगी, श्रमिकों पर निर्भर रहती है। श्रमिक क्या करते हैं, इनके लिए भोजन लेकर आते हैं और ये उस पर निर्भर रहती है। और फिर वही जनन क्रिया के द्वारा ये क्या करेगी, पुत्री रानी मधुमक्खियों का निर्माण करेगी। और जब ये बच्चे दे, मतलब जब ये इसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, ये अंडे नहीं दे पाती है, तो श्रमिक क्या करते हैं, इस रानी मधुमक्खियों को क्या कर देते हैं, छत्ते से गिरा देते हैं और नष्ट कर देते हैं। उस समय क्या होगा कि जो इनकी पुत्री रानी होगी वो क्या करेगी, इनको रॉयल जेली खिलाई जाएगी वही श्रमिकों के द्वारा, कि ये रॉयल जेली खाएंगे। और रॉयल जेली खा के जो भी पुत्री रानियाँ 4-5 जो भी बनी, उसमें जो सबसे पहले वयस्क होगी, मैच्योर होगी, बड़ी होगी, वो क्या करेगी, पुत्री रानी दूसरी पुत्री रानी को डंक के द्वारा मार के नष्ट कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वे मुख्य कार्य श्रमिक करते हैं। ठीक है, चाहे पुत्री रानी बनाने का हो या रानी मधुमक्खी बनाने का हो। तो अपन ने इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े रानी मधुमक्खी के बारे में, उसको एक हल्का सा रिवाइज देख लीजिए। पहली बात तो संख्या कितनी, 1, जीवन काल कितना, 2 से 5 वर्ष। ठीक है, आकार नर और श्रमिक की तुलना में बड़ा होता है, जैसे इनका आकार क्या होगा, उधर का वाला भाग क्या होगा, थोड़ा सा बाकी की तुलना में बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके श्रृंगिकाएँ और यहाँ पे इनके पैर पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं आपको पता ही, और यहाँ हल्के से पंख। तो इस प्रकार की इसकी कुछ संरचनाएँ पाई जाती हैं कि जो है इसमें क्या होगा, शरीर का जो भाग है नर और श्रमिक की तुलना में ये बड़ी होती है आकार में, दिखने में, और नर जो श्रमिक होते हैं इनसे छोटे होते हैं। दूसरी चीज़, ये भोजन कौन सा करती है, रॉयल जेली भोजन करती है। ये मधुमक्खी पूरी छत्ते पे कंट्रोल किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, एक गंदे पदार्थ का स्रवण किया जाता है इनके शरीर से, जिसकी वजह से पूरे छत्ते पे कंट्रोल रखती है। इनमें क्या होता है, डंक है, पंख है, इतने विकसित नहीं पाए जाते हैं। डंक का उपयोग कब करती है, जब ये क्या करती है, दूसरी जो पुत्री रानी है, पुत्री रानी जो मधुमक्खियाँ हैं उनको नष्ट करने के लिए करती है। और ये जनन क्रिया कब करती है, एक बार मैथुनी उड़ान भरते हैं। इसे क्या कहा जाता है, जब उड़ान भरते हैं इसे कहा जाता है मैथुनी उड़ान। ये जब क्या होती है, पुत्री रानी अवस्था में होती है, उस समय क्या करती है, मैथुनी उड़ान भरते हैं। एक बहुत ऊंचाई पे जाती है और इसके पीछे पीछे क्या होते हैं, बहुत सारे नर जाते हैं। कुछ नर तो उड़ नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ नर आपस में झगड़ा करके नष्ट हो जाते हैं। जो योग्य नर होता है वो इसे जाकर जनन क्रिया करता है, और जनन क्रिया करने के बाद एक बार में ये क्या करती है, शुक्रधानी पाई जाती है। आपको पता है मादा जननांग होता है शुक्रधानी। शुक्रधानी में क्या करती है, पूरे शुक्राणु को इकट्ठा कर लेती है। पूरे शुक्राणु और उनके नर जननांग क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो नर इसे जनन क्रिया करता है वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, शुक्रधानी में उसने शुक्राणु इकट्ठे कर लिए। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी जब इच्छा होगी, आपके मधुमक्खी जो है, रानी मधुमक्खी है, वो आपके नर कोष्ठकों में या आपके श्रमिक कोष्ठकों में या रानी मधुमक्खी उसके कोष्ठकों में अंडे देती रहती है। और जब तक अंडे देगी तब तो ठीक है, जब ये अंडे देना बंद कर देती है तो श्रमिक क्या करते हैं, इनको नीचे गिरा देते हैं छत्ते से, इनको मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और ये ना तो उड़ती है ना कोई बात, भोजन के लिए किस पर निर्भर रहती है, श्रमिक पर निर्भर रहती है। और जब ये नष्ट हो जाती है तो श्रमिक क्या करते हैं, तो इनकी पुत्री रानी जो होती है उनको क्या खिलाते हैं, रॉयल जेली खिलाते हैं। वो जो भी पुत्री रानी जो सबसे पहले बड़ी होगी वो दूसरी पुत्र रानियों को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, और खुद रानी मधुमक्खी बनकर पूरे छत्ते पे स्वामित्व जमा लेती है। इस प्रकार से ये रानी मधुमक्खी की महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी हैं मैंने सभी ले लिए, इनको पढ़ना आप। और एक चीज़ अभी बताई थी कि रानी मधुमक्खी जो होती है आकार में नर और दूसरे जो मधुमक्खी उनसे छोटी होगी। जैसे दूसरों की बनाए तो उनमें क्या होगा, आपके आकार थोड़ा छोटा होगा। 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, आपको पता ही है। जैसे नर मान लीजिए, श्रमिक में सेम जैसे एक जैसे दिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये नर हो गया, ये श्रमिक हो गया आपके, ये रानी मधुमक्खी हो गई। इस प्रकार से इनकी कुछ रचना पाई जाती है। तो रानी मधुमक्खी आकार में वैसे क्या होती है, अलग से दिखाई देती है। ये आपकी इनकी मुख्य संरचना होगी। अब आगे बात करते हैं नर मधुमक्खी की बात करते हैं कि भाई रानी मधुमक्खी जो होती है इसकी ये विशेषता होती है, क्या क्या खाती है, क्या चीज़ होती है। अब नर का क्या कार्य होता है उसकी बात करते हैं। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको सिंपल सी, वैसे है नहीं, नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जैसे मधुमक्खी जो होती है इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। 32 गुणसूत्र होते हैं और नर के अंदर क्या होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें होता है समसूत्री, इससे 16 बनेंगे। अर्धसूत्री होने की वजह से इसमें गुणसूत्र संख्या क्या हो जाती है, 16 हो जाती है। अब ये क्या होता है, ये जो 16 गुणसूत्र बने ये अंडकोशिका वाले, और ये क्या है आपके शुक्राणु या नर कोशिका जो है अगुणित। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, 32 कोशिका अवस्था बन जाएगी। इसे क्या कहते हैं, आपके रानी मधुमक्खी बनती है।
और इसी के तो रानी मधुमक्खी बनेगी, जब रॉयल जेली खाएगी तो रानी मधुमक्खी बन जाएगी। और रॉयल जेली नहीं खाते तो ये क्या बन जाते हैं, श्रमिक बन जाते हैं बाकी बच्चे कुछ। और ये जो बाकी बचते हैं 16 जो निषेचित नहीं होते हैं, सीधे अंडावस्था से होते हैं, कोई निषेचन नहीं होता, ये क्या बन जाते हैं, नर बनते हैं। तो नर क्या है, अनिषेचित अंडों से बनते हैं, बिना निषेचन के बनते हैं, जबकि रानी मधुमक्खी और श्रमिक के होते हैं निषेचन की क्रिया से बनते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, वापस बताता हूँ, देखो एक और हल्का सा नॉलेज के लिए याद करने की जरूरत नहीं है कि जो मादा मधुमक्खी होती है उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं, नर में कितने होते हैं, 16। मादा में 32 गुणसूत्र होते हैं, 8 विभाजन होगा, 8 गुणसूत्र संख्या क्या होगी, आदि होगी। और नर में क्या होंगे, गुणसूत्र बनेंगे कितने, 16 के 16, इसमें समसूत्र विभाजन होगा। अब मादा के जो 16 गुणसूत्र बने एक गुणित इनसे, और नर के 16 गुणसूत्र जो होते हैं इनसे निषेचन होगा, आपस में मिलेंगे और 32 कोशिका की संरचना बनेगी जो द्विगुणित बन जाएगी। इससे क्या बनेगी, रानी मधुमक्खी और श्रमिक बनेंगे। कि जो रॉयल जेली खा लेगी और जो आकार में बड़ी हो जाएगी वो तो रानी मधुमक्खी बन जाएगी, और श्रमिक को रॉयल जेली मिलती नहीं है तो ये क्या रह जाते हैं, बांझ रहते हैं, प्रजनन करने योग्य नहीं रहते, तो ये क्या बन जाते हैं, श्रमिक बन जाते हैं। और बाकी जो 16 कोशिका जो अगुणित अवस्था है ये क्या होते हैं, अनिषेचित होते हैं, इनमें कोई निषेचन क्रिया नहीं होगी, ये किसका निर्माण करते हैं, नर का निर्माण करते हैं। तो जो नर है वो अनिषेचित क्रिया के द्वारा बनते हैं, जबकि श्रमिक और जो आपके रानी मधुमक्खी है निषेचन क्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आगे बात करें अपन इनकी, नर की बात करते हैं कि भाई जो नर है उसकी क्या विशेषता है, उनकी बात करेंगे। देखिए सुनिए, नर यह से क्या कहा जाता है, आपके ड्रोन कहा जाता है। देखो सुना आप कि जो नर मधुमक्खी है, अभी मैंने आपको बता दिया कि नर मधुमक्खी जो है इसका निर्माण कैसे होता है, कि नर मधुमक्खी का निर्माण जो आपके निषेचित अनिषेचित अंडों से होता है। अब देखो नर मधुमक्खी के अंदर भी क्या होता है, मोम ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। दूसरी चीज़, इनमें डंक क्या होते हैं, अल्प विकसित या नहीं होते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर मुख्य संरचना है। और इनके पेट पर जो आपके पराग थैली नहीं पाई जाती, जिसमें आप पराग से ये मकरंद को इकट्ठा करते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती नर के अंदर। नर का कार्य क्या होता है, नर जो होते हैं ये फर्टाइल होते हैं, ये जनन क्रिया करने का कार्य करते हैं। कि नर क्या करते हैं, सिर्फ जनन क्रिया में योगदान देते हैं, वो भी किसे, पुत्री रानी से क्या करते हैं, जनन क्रिया करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेंगे, सेम बात श्रमिक पर, कि जो श्रमिक है वो उनको क्या करेंगे, पोषण देंगे, ना तो डंग मारते हैं, ना कोई बात, ना कुछ कार्य करते हैं, सिर्फ जनन क्रिया करने का कार्य करते हैं। जनन क्रिया होने के बाद ये खुद नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए बाकी बच्चे भी रह गए तो श्रमिक क्या करते हैं, इनको पोषण देते हैं। मान लीजिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं और इनको जो श्रमिक है इनको भोजन कम मिल रहा है, तो ये क्या करते हैं, नर को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और छत्ते से गिरा देते हैं। और छत्ते से गिरने के बाद मधुमक्खियाँ मर जाते हैं। आपने देखा वो बड़े बड़े छत्ते होते हैं, वहाँ पे नीचे बहुत सारी मधुमक्खियाँ मरी हुई होती है, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, नर ही होते हैं। क्योंकि श्रमिक क्या कर देते हैं, जब प्रतिकूल मौसम हो जाता है, भोजन कम मिलता है, तो श्रमिक क्या करते हैं, नर को भोजन देते नहीं है और इनको नीचे गिरा देते हैं। और भोजन नहीं मिलने की वजह से क्या हो जाता है, नर मर जाते हैं। तो नर में क्या याद रखेंगे, नर में आपके डंक अल्प विकसित होंगे या नहीं होते हैं। मोम ग्रंथियाँ भी नहीं पाई जाती, क्योंकि आपको पता है छत्ते का निर्माण मोम से होता है, और मोम ग्रंथियाँ क्या होती है, इनमें पाई जाती है पैरों के अंदर। और पैरों से क्या होते हैं, मोम को निकाल के मुंह में चबा कर ये क्या करते हैं, आपके फिर उसको पतला करके मोम का निर्माण करते हैं, जिससे छत्ता बनता है, छत्ते के अंदर कोष्ठक बनाते हैं। और उसी कोष्ठक के अंदर क्या होती है, रानी मधुमक्खी जो होती है अंडे देती है, ठीक है। और उसी अंडे से द्वारा नए श्रमिक नर आपके मधुमक्खियाँ पैदा होती है। तो इसकी रेस में नहीं होती। फिर इसमें पराग थैली नहीं होती, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ उड़ के जाती है पुष्पों के पास, तो इनमें पैरों के अंदर पेट के पास क्या होती है, पराग थैली पाई जाती है, जिसमें ये भोजन लेके आती है। उस भोजन के द्वारा ये क्या करती है, शहद का निर्माण करती है। वो क्रिया भी इनमें नहीं पाई जाती है, सिर्फ जनन क्रिया करने में जनन क्रिया करते हैं, और जनन क्रिया के बाद ये मर जाते हैं। और भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेंगे, श्रमिक पर। किसके लिए, भोजन के लिए। और प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो क्या करेंगे, श्रमिकों को भोजन नहीं देंगे, भोजन देंगे उनको छत्ते से गिरा देते हैं या ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया नर के बारे में। अब अपन बात करते हैं श्रमिक के बारे में, कि मुख्य कार्य आपको पता चल गया वो श्रमिक ही करते हैं। जैसे रानी मधुमक्खी का होता है, लेकिन भोजन लाना, डंक मारना, छत्ते का निर्माण करना, शहद निर्माण करना, ये सभी कार्य किसके होते हैं, आपके श्रमिक के होते हैं, वर्कर के होते हैं। श्रमिक या वर्कर, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया श्रमिक का निर्माण कैसे होता है, कि श्रमिक भी निषेचित अंडों से विकसित होते हैं, जनन क्रिया द्वारा विकसित होते हैं, लेकिन इनको रॉयल जेली नहीं मिलती है। इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, बंदे हो जाते हैं। बंदे मतलब निषेचन नहीं कर सकते, जनन क्रिया नहीं कर सकते। रॉयल जेली मिल जाती है तो ये भी क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जनन करने वाले हो जाते हैं, लेकिन रॉयल जेली नहीं मिलती, इसलिए क्या रहते हैं, बंदे रहते हैं, निषेचन नहीं कर सकते। अब इनमें क्या पाई जाती है, पेट के पास, उदर के पास पराग थैली पाई जाती है, जिसमें ये क्या करते हैं, पौष्टिक पदार्थ को इकट्ठा करते हैं। दूसरी चीज़, इनमें क्या होते हैं, जो पैर होते हैं, पीछे वाली जो टांगे होती हैं, उन पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, आपके मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है।
और मोम ग्रंथियों के द्वारा क्या करते हैं, मोम को क्या करते हैं मुंह में लेके इस क्या करते हैं चिकना बना के पतला बना के क्या बनाते हैं आपके छत्ते का निर्माण करते हैं। तो छत्ते का निर्माण ये करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, पेट के पीछे क्या होता है आपके डंक पाया जाता है, जिसके द्वारा ये अपनी सुरक्षा का कार्य करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। डंक मारने की जो क्षमता है, आपको डंक मारते हुए मधुमक्खी वो क्या है उसका श्रमिक है। ये आपके श्रमिक की विशेषताएं होगी, श्रमिक में क्या क्या चीज़ें होती है। अब श्रमिक कार्य क्या करते हैं, देखो श्रमिक का कार्य क्या है, ध्यान रखें कार्य महत्वपूर्ण है। पहला कार्य है कि छत्ते की सुरक्षा करना, चाहे वो किसी से भी हो। मान लीजिए अब देखो छत्ते लगे होते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं धुआं करके उसको मधुमक्खी उड़ाना करते हैं, तो उसमें जब आक्रमण करती है तो कौन करती है, श्रमिक करते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं आपके भोजन निर्माण का कार्य करते हैं, भोजन लाने ले जाने का कार्य, शहद निर्माण का कार्य इनका होता है, ठीक है। और रॉयल जेली का जो रानी मधुमक्खी उसका निर्माण करना भी कार्य इनका होता है। बाहरी आगतों से सुरक्षा इनका हो गया, छत्ते का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। और जो आपके मोम जो है नर है मादा, इनकी सुरक्षा का कार्य इनका होता है। तो इस प्रकार से श्रमिक के क्या होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। जो कार्य क्या है, श्रमिक कार्य महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बात करें कि जो श्रमिक है ये किस प्रकार से इनको भोजन का, देखो श्रमिक में क्या होता है, ये दो दलों में बंटे रहते हैं। एक दल तो वो होता है जो भोजन का क्या करता है, तलाश करता है, भोजन का पता लगाता है, ठीक है, और रास्ता बताता है। और दूसरी जो दल होता है वो क्या कार्य होता है, देखो एक दल का कार्य क्या है, दो दल होते हैं। ये क्या करते हैं, श्रमिक जो होते हैं दो दलों में बंटे रहते हैं। संख्या पढ़ ली थी, इनकी संख्या कम से कम छत्ते का अकॉर्डिंग होती है। छत्ता बड़ा है तो 50,000 तक, कम है तो 20,000 तक इनकी संख्या खूब सारी पाई जाती है। अब देखिए कि दो दल होते हैं, एक दल और दूसरा दलिया बना लेते हैं। तो पहले दल का कार्य क्या है कि भोजन का पता लगाना, भोजन तथा रास्ते का पता लगाना। दूसरा का कार्य क्या है, भोजन को लाना, ठीक है। ये दो दल हो गए। अब मान लीजिए एक दल जो है मधुमक्खी गई, श्रमिक मधुमक्खी गई, श्रमिक गए, उनको मान लीजिए किसी एक को पता चल जाता है भोजन इस तरफ है, वो क्या करेगी, पराग थैली जो पाई जाती है पेट के पास, उसमें क्या करती है, भोजन लेकर आती है। फिर सूर्य की दिशा को देखकर क्या करती है, आपके वेगल नृत्य करती है। तो ध्यान रखना वेगल नृत्य कि भाई मधुमक्खी के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, वेगल नृत्य किया जाता है। वेगल नृत्य में क्या होता है, ये क्या करती है, सूर्य की दिशा देखे गोल गोल घूमती है। अब गोल गोल कौन सी दिशा से घूमेगी उसका ध्यान रखना कि मधुमक्खी क्या करती है, गोल गोल घूमती कौन से, दाएं से बाएं की तरफ, जैसे इस प्रकार से गोल गोल घूमेगी और अपने पंखों को क्या करेगी, बहुत ज़्यादा से फड़फड़ाएगी। तो दूसरी मधुमक्खियों को क्या पता चल जाता है, सभी मधुमक्खियों को कि भाई ये इसको भोजन का पता लगा। फिर ये क्या करती है, सीधी रेखा में जाती है, बाकी मधुमक्खियाँ उसके पीछे जाती है और भोजन को लेकर जाती है। तो वेगल नृत्य किस लिए किया जाता है कि भोजन का पता बताने के लिए और रास्ते का पता बताने के लिए। और वेगल नृत्य किस प्रकार से किया जाता है कि मधुमक्खी जो है सूर्य की दिशा को देखकर गोल गोल घूमती है। कौन सी दिशा में घूमती है, दाएं से बाएं, ध्यान रखना कौन सी दिशा घूमती है, दाएं से बाएं, ठीक है। और दाएं से बाएं घूमती है तो और फिर सीधी सीधी चलती है। तो दूसरी श्रमिक मधुमक्खी उनको पता चल जाता है भाई इसको भोजन का पता लग गया है, और फिर वो क्या करती है, उसके पीछे जाती है और पराग थैली के अंदर भोजन लेके आती है। फिर क्या करते हैं, जो पराग थैली जो आपके भोजन लेकर आती है, मकरंद जो होता है वो लेकर आते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, मोम से बने जो छत्ते होते हैं, ठीक है, अभी पढ़ा था मोम के साथ छत्ते बनाने का कार्य किसका होता है, श्रमिक का होता है। उन छत्तों के अंदर क्या करते हैं, ये उसको पदार्थ को डाल देते हैं। फिर पंखों से क्या करते हैं, हवा करते हैं। हवा करने से जो शहद है वो गाढ़ा होता है और जो उसमें अनावश्यक जो जल की मात्रा वो भी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से शहद का क्या होता है, निर्माण होता है। कौन करती है, श्रमिक का कार्य होता है। उसके बाद में क्या है कि जैसे अपन शहद, आपको पता है एक बहुत ही पौष्टिक पदार्थ होता है जो मानव को आनंद प्रदान करने वाला होता है। और आपको पता है बहुत सी औषधियों में काम आता है, बहुत सी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों में काम आता है और बहुत ही एक प्रकार अच्छी औषधि के रूप में माना जाता है। अब शहद जो है अपन मधुमक्खी पालन है कैसे करते हैं, शहद कैसे प्राप्त करते हैं, तो अपने पुराना तरीका क्या है, जहाँ छत्ता लगा हुआ अपन क्या करते हैं वहाँ पे कुछ धुआं करके मधुमक्खी को उड़ाते हैं और साथ में अपन क्या करते हैं, शरीर में मोटा कपड़ा पहन लेते हैं जैसे मधुमक्खियाँ नहीं काटती। लेकिन ये एक तरीका बहुत ही गलत तरीका माना जाता है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब अपन छत्ते को हटाते हैं, क्योंकि छत्ते के अंदर जैसे मान लीजिए छत्ता बनाया मधुमक्खी का, ये छत्ता बना हुआ है तो इसके ऊपरी पोर्शन में क्या होता है, शहद होता है। तो अपन क्या करते हैं, पूरे छत्ते को ले लेंगे यहाँ से, फिर इसको क्या कर देते हैं, हाथों से ऐसे घुमाते हैं। तो इसमें क्या होता है, छत्ते के अंदर जो मादा होती है वो क्या करती है, इनके ये जैसे छत्ते में अंडकोष्ठ बने, इन अंडकोष्ठ में क्या होती है, जो मादा होती है वो क्या करती है, मादा के अंडे भी होते हैं, अंडे के द्वारा बने हुए लार्वा भी होते हैं, और लार्वा के द्वारा बने हुए अगली अवस्था प्यूपा भी होती है, और प्यूपा के द्वारा थोड़ी बहुत वेस्ट जो है अल्प विकसित होते हैं वो भी पाए जाते हैं। अब ये अपन शहद के साथ इनको मिक्स कर लेते हैं और ये अनावश्यक पदार्थ जो गंदा पदार्थ है वो भी शहद का जाता है, फिर वो अपन को क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। तरीका क्या है कि भाई अपने जो है ऊपर वाले भाग में शहद है तो ऊपर वाले भाग को चाकू से थोड़ा सा हटा के
शहद ले लिया, बाकी पूरे छत्ते को हटाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, अपन कृत्रिम मधुमक्खी पालन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये रोज़गार का अच्छा साधन भी माना जाता है। तो कृत्रिम जो मधुमक्खी पालन है, इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट जो होती है वो आपको प्रशिक्षण भी देती है। तो राजस्थान के अंदर खाद्य ग्रामोद्योग विद्यालय है, ये जो क्या करते हैं मधुमक्खी की आपके प्रशिक्षण देते हैं कि भाई मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, आप कैसे करते हैं उस जो मधुमक्खी है पालन उसको कर सकते हैं, ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो, फ़ायदे वाली बात हो और कोई तकलीफ का काम नहीं हो। किसी को जैसे डंक ज़्यादा लग जाते हैं तो आपको पता है जहरीला डंक होता है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनका क्या किया जाता है कृत्रिम। अब जैसे राजस्थान के अंदर कहाँ पे जो कृत्रिम आपके मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आपके खाद्य संघ है आपके जयपुर के अंदर शिवदासपुरा है, वहाँ पे क्या है आपके मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है राजस्थान के अंदर। उसके अलावा जैसे आपके कृषि अनुसंधान परियोजना है, उसके तहत कोटा के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि शिवदासपुरा जयपुर, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है किसके द्वारा, खाद्य संघ और आपके ग्रामोद्योग जो संस्था है उनके द्वारा। फिर आपके कृषि अनुसंधान है कहाँ पे, कोटा के अंदर, वहाँ भी इसका प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ से भी अपन कृत्रिम मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाता है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा जो आपके मुख्य पॉइंट बात करें तो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या है खाद्य प्रशिक्षण केंद्र है, जो आपके जियोली कोट जिला नैनीताल के अंदर है। ये जियोली कोट जो है जिला कौन सा है, नैनीताल, वहाँ पे भी क्या किया जाता है कृत्रिम मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे क्या किया जाता है कि मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाता है उसके बारे में समझाया जाता है, जानकारी दी जाती है। अब कि जैसे राजस्थान में कहाँ कहाँ मधुमक्खी पालन होता है उसकी बात करें तो राजस्थान के अंदर आप देखिए पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, जैसे पश्चिम राजस्थान में क्या पेड़ पौधे कम होते हैं तो वहाँ मधुमक्खी पालन कम होता है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अधिक मधुमक्खी जो पालन है वो कहाँ पे किया जाता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है। फिर तमिलनाडु, ठीक है, केरल और एमपी मध्य प्रदेश, यहाँ ऐसे 4 राज्य हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। और राजस्थान में प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, मैंने भी आपको बताया था कि भाई सबसे पहले प्रशिक्षण केंद्र कौन है कि खाद्य संघ और आपके ग्रामोद्योग जो संस्थाएं होती है, ग्रामोद्योग जो संस्थाएं होती है वो क्या कार्य करती है, आपके कृत्रिम मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देती है। तो अपने राजस्थान में कहाँ है, शिवदासपुरा जयपुर के अंदर, और कृषि अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है, कोटा के अंदर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उदयपुर की आपके उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की, यूपी में क्या है ज्योली कोट क्षेत्र है वो जो नैनीताल जिले के अंदर आता है, वहाँ पर भी क्या किया जाता है आपके कृत्रिम मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके बाद में कि सबसे राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में भी क्या किया जाता है मधुमक्खी पालन किया जाता है। पश्चिम राजस्थान में नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पे जल की कमी मानी जाती है, पेड़ पौधे कम होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपके भारत में कौन कौन से राज्यों में मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो बिहार, तमिलनाडु, केरल और आपके मध्य प्रदेश के अंदर। बाकी मधुमक्खी पालन, कृत्रिम मधुमक्खी पालन क्या होता है इसकी कल बात करेंगे, कल टॉपिक पूरा हो जाएगा। थैंक यू।